फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने अपनी एक्स की ट्वीट पे थर्सडे को ये अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। उस रिकग्निशन की फॉर्मल अनाउंसमेंट वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में करेंगे इन सितंबर 2025। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है फ्रांस की तरफ से। जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, इट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज द वीटो पावर, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट allies of US as well as it is ally of Israel एंड ऑल्सो यूके के कंपैरिजन में ये यूरोप में मौजूद है। तो जहाँ पे फ्रांस का कोई एक्शन आता है तो बेसिकली वो लीड कर रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन को, एज वेल एज उससे थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता है यूके पर। और यूके is also a veto member, is also a permanent member of Security Council। तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बात चली जाती है। अब ये जो अनाउंसमेंट है उसके बाद काफ़ी बैकलैश फेस कर रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज। उसमें कौन होगा यू बेटर नो, इसराइल है, अमेरिका है। और बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फ्रांस का जो एक्शन होगा ये एक्चुअली में टेरर ग्रुप्स लाइक हमास को रिवॉर्ड करने के लिए फ्रांस करना चाह रहा है। तो क्या वाकई हमास टेररिस्ट ग्रुप है? और बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी हिस्ट्री, उनकी कंट्री की हिस्ट्री देखी जाए तो क्या दे देमसेल्व्स वर नॉट टेररिस्ट और आर नॉट डूइंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज? तो यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो ये कि मैं आपको इजराइल के लीडर्स की हिस्ट्री में लेके जाऊंगी कि हु दे वर। They were actually the members of terrorist organizations that were operating in the Palestinian territory back at the time before the creation of Palestinian territory. So be with me till the end. Welcome to TAS, the Ariba Show. फ्रांस इस रिकग्निशन को फॉर्मली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्यों अनाउंस करेगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो बॉडी है जिसमें ऑल मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूएन मौजूद होती है, 193 मेंबर स्टेट्स। तो देयरफॉर सब कंट्रीज के सामने इस बोल्ड, करेजियस और ह्यूमन राइट्स को लीड करने वाले मूव को अनाउंस करना मीन्स सिग्नलिंग अ मैसेजिंग टू द वर्ल्ड दैट France stands with the human rights, stands against the war crime or war criminal like नेतन्याहू। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पैलेस्टीन का क्या स्टेटस है। पैलेस्टीन का अर्लियर स्टेटस जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में था वो एक नॉन मेंबर एंटिटी के तौर पे था, मतलब कि उसको स्टेट के तौर पे भी कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन 2012 से अब तक पैलेस्टीन का स्टेटस एज नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। मीन्स कि जो पैलेस्टीन के ऑफिशियल्स हैं वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनको अपना वोट यूज़ करने का पावर और अथॉरिटी नहीं है। बट जो अथॉरिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है सिंस 2012 एंड नाउ। एंड अब जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर, एक वीटो पावर होल्डिंग मेंबर ये रिकग्निशन करेगा तो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल फॉर द पैलेस्टीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर स्टेट्स में पैलेस्टीन मेंबर स्टेट क्यों नहीं है? तो मेंबर स्टेट का जो स्टेटस है वो किसी भी कंट्री को एक प्रोसेस के थ्रू मिलता है। वो प्रोसेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से स्टार्ट होता है जहाँ पे वीटो पावर ऑफ द वीटो कंट्रीज चाहिए होती है ताकि वो डिसीजन जो है वो लिया जा सके। तो देयरफॉर जो यूएस है ally of the Israel as well as France and UK back then at the time of all the resolutions they have vetoed this and they did not let it happen कि पैलेस्टीन को परमानेंट स्टेट का स्टेटस मिल सके या मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन का स्टेटस मिल सके। लेकिन 2012 में विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द कंट्रीज पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिला। इमानुएल मैक्रोन की इस अनाउंसमेंट पर जो बैकलैश इजराइल के ऑफिशियल्स की तरफ से आया उनको हम थोड़ा रीड एंड एनालाइज कर लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई कि फ्रांस का ये मूव जस्टिफाइज टेरर एंड कुछ ऑफिशियल्स ने कहा इट इज़ अ मॉरल एरर ऑफ फ्रांस एंड ऑल्सो नेतन्याहू ने कहा कि इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर हमास फॉर October 7, 2023 attacks. The United States stands with Israel in unequivocally rejecting any effort to unilaterally recognize a Palestinian state or impose conditions on Israel which would be unconscionable, an unconscionable reward for the heinous Hamas attack on Israel that massacred. मीन्स के जो हमास
ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हैं उसको बेसिकली फ्रांस का ये जो मूव है ये जस्टिफाई कर रहा है। और क्योंकि उसके वेक में या उसके फॉलोइंग टाइम में ये रिकग्निशन आई है। तो अगर ये कंट्रीज, फ्रांस अकॉर्डिंग टू इजराइल सपोर्ट कर रहा है हमास को या हमास को डिफेंड कर रहा है या हमास को बैक कर रहा है, तो फिर जो अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने 2023 में 2024 में रिकग्नाइज किया पैलेस्टीनियन टेरिटरी को, पैलेस्टीनियन स्टेट को, लाइक आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, वो भी फिर हमास के साथ ही खड़ी हैं। तो इससे ये पोस्टरिंग आ रही है इसराइल के, जो ऑल द कंट्रीज जो कि पैलेस्टीन को रिकग्नाइज कर रही हैं और पैलेस्टीन के बैक पे खड़ा होना चाह रही हैं, ये कंडेम कर रही हैं इसराइल की इनह्यूमन एक्ट्स को इन द रीजन, वो टेररिस्ट कंट्रीज हैं या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर कर रही हैं, उनको बैक कर रही हैं। तो the question to the Israeli officials is that कि आप जब 1948 से पहले इस एरिया में अपने मिलिशियाज को रन कर रहे थे, just like Hamas and even more brutal and more inhumane than Hamas, मिलिशियाज इधर ऑपरेट हो रहे थे और वो ना सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे थे बल्कि इंडिजिनस पैलेस्टीनियन पीपल को भी मैसेकर कर रहे थे, उनकी किलिंग कर रहे थे, उनको इरेटिकेट कर रहे थे, उनकी क्लेंसिंग कर रहे थे ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस। तो व्हाट वाज देन? और ना सिर्फ ये बल्कि उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअली में वो टेररिस्ट अटैक्स डेमोन्स्ट्रेट किए, एक्सप्लॉइट किया लोगों को, वो फिर लेटर ऑन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल वो मिलिशियाज, वो टेररिस्ट ऑफिशियल्स बन गए इजरायली टेरिटरी के, ऑफिशियल बन गए इजराइल स्टेट के। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द 1920s। हगाना, इरगन एंड लेही, ये तीन मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, मिलिशिया ग्रुप्स थे जो कि पैलेस्टीन में ऑपरेट हो रहे थे। ये जायनिस्ट ग्रुप्स थे, ये जायनिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका जो मेन पर्पस था वो जो ज्यूज हैं पैलेस्टीन में, उस वक्त ज्यूज की इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द यूरोप, फ्रॉम द यूके टू दिस एरिया, क्योंकि 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन हो गई थी और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे बिटवीन द यूके गवर्नमेंट एंड द ज्यूश कम्युनिटीज, ज़ायनिस्ट ग्रुप्स। तो इन मिलिशियस का बेसिकली मकसद ये था कि वहाँ पे प्लॉट किया जाए चीज़ें फॉर द ज्यूज दैट आर येट टू कम इन दी 1948 एंड दैट आर प्लान टू कम। तो उनके लिए चीज़ों को क्लीन किया जाए और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, वहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ाई जाए, ताकि दुनिया को ये पोस्टरिंग दी जाए कि इंडिजिनस पीपल ऑफ पैलेस्टीन आर नॉट इनफ इक्विप्ड or powerful to govern their land. Therefore, Jews are more equipped, they are more powerful, they are more smarter than the people. तो वो आके उसको गवर्न करें। ऑल्सो क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त जा रहा था, तो ब्रिटिश के जाने के बाद किसी ने तो उस वॉइड को फिल करना था, तो Jews were using that break, that loophole as a strength for them. Zionist terrorist organizations थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रही थी इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी बैक देन, लेकिन हम तीन मेन ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज हगाना, द सेकंड इज इरगन एंड द थर्ड इज लेही। हगाना 1920 में बनी एंड इसका जो मेन पर्पस था वो जूश कम्युनिटी को इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी प्रोटेक्ट करना था। आपको पता 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बाद से इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई थी ज्यूज की टू द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो ऑफकोर्स वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन, केयर टेकिंग की जिम्मेदारी यूके गवर्नमेंट पे थी। तो यूके गवर्नमेंट ने समहाउ इसको सेमी लीगलाइज किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, हगाना को, ताकि जो जूश कम्युनिटी है पैलेस्टीनी टेरिटरी में उसकी प्रोटेक्शन कोई तो कर सके। तो इस एस्पेक्ट से इसको एक सेमी लीगल होने का स्टेटस मिला फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ यूके गवर्नमेंट, व्हाइल देयर वर मेनी ऑफिशियल्स, देयर वर मेनी डिफरेंट पोर्शन दैट यूज्ड टू कॉल इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कम्स द इरगन जो कि 1931 में बनी and it is recognized as a terrorist organization not only by the British but also by the international community, क्योंकि इनके terrorist attacks against the British officials, consulates as well as soldiers recorded थे। इसके अलावा जो पैलेस्टीनियन मैसेकर ये कमिट कर रहे थे इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। देयरफॉर इरगन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी and was called out by the whole world, by the whole international community. Third comes the Lehi. It is an offshoot of
इरगन। 1940 में ये इरगन से सेपरेट होकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई और इसका जो मेन पर्पस था वो टू फोर्स आउट द ब्रिटिश आउट ऑफ दिस रीजन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो ब्रिटिश को इस रीजन से निकालना चाहते थे ताकि वो खुद इस रीजन को गवर्न कर सके और दुनिया को पोस्टरिंग दी जाए कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं इस रीजन में they are not well resourced, well equipped, well smarter कि वो इस रीजन को क्लेम कर सके। therefore इनका ये रिलीजियस, इनका ये स्पिरिचुअल, इनका ये हिस्टोरिकल एज वेल एज एलिजिबिलिटी के एस्पेक्ट से भी इनका राइट है कि वो इस रीजन को अपनी स्टेट माने, ये उनकी स्टेट होनी चाहिए। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन 1920 से इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्ल्ड ने विटनेस की। एंड द आयरनी हियर इज कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन, लाइक आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948 ऑनवर्ड्स, इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF में एब्जॉर्ब होगी। मीन्स के जो IDF की फोर्स बनी, जो सोल्जर्स बने, जो आर्मी बनी, वो कहाँ से आई? दीज वर द पीपल, मिलिटराइज पीपल विद द इनफ वेपनरी एंड मशीनरी, जो कि इन्होंने पहले ही इस रीजन में प्लॉट करके रखा हुआ था बिफोर द क्रिएशन। और जब स्टेट बनी तो ये हगाना, इरगल, लेही, all these rivers were absorbed and became the part of IDF. And what is more ironical is कि इनके जो officials थे, जो supporters थे, जो we should not call them officials but terrorist people who committed the massacre against the Palestinian people, who killed the British soldiers and British consulates in the region, वो then PMs बन गए इजराइल के। द फर्स्ट PM ऑफ इजराइल, डेविड बिन गोरियन, was member of हगाना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही स्टेट बना तो जो हगाना का एक सपोर्टर था, एक एक फंडर था, एक पॉलिटिशियन था, वो PM बन गया इजराइल का। नॉट ओनली दिस, इरगन जैसी ब्लडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर बेंजामिन बिगिन 1977 में इजराइल का लीडर, इजराइल का PM बन गया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। लाइक इजराइल के ऑफिशियल्स फ्रांस की रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टीन को कहते हैं कि इट इज लाइक दे आर डिफेंडिंग द हमास, इट इज लाइक अ मॉरल एरर, इट इज लाइक दे आर जस्टिफाइंग द टेरर, while the whole state of Israel is standing on the fundamentals of the terrorist attacks, on the terrorism against the indigenous people of that territory, against the British officials, against the Europeans to many extent. Now let's get back to the France recognition of Palestine. ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आया जिस टाइम पे स्टारवेशन एक वेपन बन चुका है इसराइल का इन द रीजन। 2.1 मिलियन गाजन्स आर बीइंग subjected to death because of this starvation and hunger, जो कि man made है, जो कि IDF made है। This is not natural or this is not sent by the God. So इसके अलावा इसराइल की एक और स्ट्रैटेजी है कि वो एड सीकर्स को टारगेट कर रहा है। एंड till this time 1000 aid seekers are being killed, are being targeted, shot down and then killed. ये UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक है। तो इस टाइम पे दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि अब जो कंट्रीज रिकग्नाइज नहीं करेंगे पैलेस्टीन को, ये कंडेम नहीं करेंगे इसराइल को, उनका ब्लॉक बनता जाएगा अलहदा एक इनह्यूमेन एक्ट सपोर्टर कंट्रीज में। तो फ्रांस डज नॉट वांट दैट, एंड आल्सो फ्रांस डज नॉट वांट कि वो अगेंस्ट अ चंक ऑफ populations consent जाए। Means कि there are rallies on the streets of France, there are rallies around the countries in the Europe and around the world against the countries जो कि कंडेम नहीं करी इसराइल को, या जो कि मिलिट्री फंडिंग या डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करी है इसराइल को। तो गिवन दिस ऑल कॉन्टेक्स्ट, it has become so important for the France before it gets late, और इमैनुअल मैक्रोन अपने इंटरनल पॉलिटिशियंस, अपने पार्लियामेंटेरियंस एज वेल एज अपने 99% ऑफ पॉपुलेशन की सपोर्ट खो दे, उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो इस स्टेप को लेके चले ताकि
उसका नाम उन कंट्रीज में ना हो या उन लोगों में ना हो जो कि वॉर क्राइम्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक खास मेंबर होने के तौर पे, यूरोपियन यूनियन की एक लीडिंग पावर होने के तौर पे भी फ्रांस के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि वो एक प्रेसिडेंट सेट करे बाकी कंट्रीज के लिए एज वेल एज यूके के लिए कि नाउ इट इज इनफ कि इजराइल को टू दिस एक्सटेंट सपोर्ट किया जाए। कि अक्टूबर 7 2023 में जो किलिंग्स हुई, जो एक्ट्स हुए, दैट वाज आल्सो वेरी इनह्यूमेन एंड शुड बी कंडेम्ड एंड वी ऑल आर कंडेमिंग दैट। बट उसके रिवेंज में टू दिस एक्सटेंट किलिंग करना कि नाउ 60,000 people are being killed and उसमें से 50,000 were children and women and you have turned the whole Gaza into rubbish and you are telling the world, messaging the world that your plans to turn Gaza into resort and you want to build a resort on the graves of starved and bloodied and pains and cries of women, children and people. This is not what meant to happen in the age when UN, ICG, ICC institutions are working and they are in the system. तो फ्रांस इस वक्त पे ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होके और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करके एक पोस्चरिंग देना चाह रहा है और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रांस के रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन क्या कोई इमीडिएट इफेक्ट कॉज करेगा? विल इट ब्रिंग एनी इम्पैक्ट और चेंज फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, फॉर द पीपल ऑफ गाजा, एंड विल इट मेक इजराइल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूव्स एंड वेज and its strategy of revenge? तो इसको फिलहाल अगर हम एनालाइज करें तो ऐसा लग रहा है कि जब तक नहीं आती रिकग्निशन और रिकग्निशन आ भी जाती है उसके भी इनिशियल इम्पैक्ट्स में देखें तो ये रोल प्ले करेगा एक सिंबलिज्म का, एक पोस्चरिंग का, एक सिग्नलिंग का, एक परफॉर्मेटिव एक्शन प्ले करेगा फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि फ्रांस होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट इन द EU, इन द UN। तो फ्रांस का ये मूव एक प्रेसिडेंट सेट करेगा फॉर द मेंबर स्टेट्स ऑफ द EU, फॉर द UN मेंबर स्टेट्स जो कि अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर रही पैलेस्टीन को, एज वेल एज फॉर अ क्वाइट इक्वेटेबल कंट्री UK, जिसके ऑफिशियल्स को, जिसके PM को फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ प्रेशर आ रहा है पार्लियामेंटेरियन से एज वेल एज पॉपुलेशन से कि वो फंड ना करें इसराइल को, वो बैक ना करें इसराइल को और वो पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करें ताकि इसराइल का वेट जो है वो थोड़ा कम हो सके, उसकी जो पावर है वो थोड़ी डिप्लोमेटिक सतह पे कम हो सके। तो अब इस रिकग्निशन अनाउंसमेंट के बाद थर्सडे से अभी तक हम देख रहे हैं कि 221 members of the parliament of UK have written a joint statement or a kind of letter to the PM of UK, Keir Starmer, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रेशर किया है कि वो भी सूट को फॉलो करें बिफोर इट गेट्स टू लेट। तो ये जो प्रेशर है ये फ्रांस के अनाउंसमेंट के बाद मजीद इंक्रीज हो गया है एंड ऑल द पॉपुलेशन एंड UK कम्युनिटी इज नाउ seeing the PM as a hope कि वो ये डिसीजन ले, और अगर वो ये डिसीजन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वो इंटरनल फुट होल्ड अपना वीक करेंगे। फ्रांस का ये मूव उसके लिए एक और एस्पेक्ट से भी फायदेमंद है बिकॉज 83% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की बनती हैं, वो सब कंट्रीज पैलेस्टीन के बैक पे डिप्लोमेटिकली तो खड़ी हैं। तो उन कंट्रीज के कंसेंट में फ्रांस का ये कंसेंट दोनों मैच कर रहे हैं, दे आर ओवरलैपिंग, दे आर ऑन द सेम पेज, देयरफॉर फ्रांस कि इस मूव से उसे 83% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की सपोर्ट हासिल होगी और उनके साथ हालात, उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी इम्प्रूव होंगे देन बिफोर। तो इसका हम ये एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को यूटिलाइज करके, को लेवरेज करके फ्रांस अपनी जो फॉरगॉटन लेगेसी है या जो फॉरगॉटन पावर है, डिप्लोमेटिक पावर एज वेल एज उसके कॉलोनियल टाइम पे एक स्टैंड था, एक पावर थी, एक फुट होल्ड था ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको रिजुविनेट करने की, उसको रिकवर की
रिकवर करने की या रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके रिकग्निशन से 83% ऑफ वर्ल्ड मल्टीपल कंट्रीज लाइक 150 कंट्रीज आउट ऑफ 193 की जब सपोर्ट आएगी और जब वो लुक फॉरवर्ड करेंगे टू फ्रांस एज अ face of them in the UN and in the other international organizations as well as in the G7, क्योंकि G7 countries में से France first country to recognize the Palestine. Therefore, France will be voice of these 83% of world population there in the G7 as well as in the G20. तो ये फ्रांस के लिए इन एस्पेक्ट से काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इन द अपकमिंग टाइम्स. एंड फॉर श्योर इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट विल क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. In conclusion, हमें लग रहा है कि चीज़ें improve हो रही हैं. There's still the countries who are chanting loud for the human rights and raising their concerns and voice at the global stage to stop these uncertain actions, these misadventurous moves, this genocide, massacre, and killings and bloodshed of innocent humans. So yeah, these countries are leaving the precedents for the countries to follow the suit. This is a good thing. Thank you for watching me till this very end. I'll see you in next video.